नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस चौहान आरजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के मध्य मुख्य अंतर देखने को जा रहे हैं। सबसे पहले अंतर देखने से पहले हमें इसका अर्थ समझना चाहिए कि असहयोग आंदोलन कहना क्या चाहता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या अर्थ निकलता है। तो असहयोग आंदोलन में जो असहयोग का मतलब ही होता है, असहयोग का मतलब क्या होता है, हम किसी को सहयोग नहीं करेंगे। और हम किसी को सहयोग नहीं करने का मतलब क्या है, तो गांधी जी कह रहे थे कि हम अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से सहायता प्रदान नहीं करेंगे, हम उनका सहयोग नहीं करेंगे। और अवज्ञा का मतलब होता है कि हम मतलब कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो भी कानून होंगे हम उनको नहीं मानेंगे, हम उनका क्या करेंगे, अवज्ञा करेंगे। लेकिन अवज्ञा का माध्यम हिंसात्मक नहीं होगा, हम अहिंसा के माध्यम से क्या करेंगे, अवज्ञा करेंगे। अब दोस्तों, होता क्या है कि जब भी एग्जाम में आता है हम कंफ्यूज होते हैं। आज हम उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के मध्य क्या देखने जा रहे हैं, अंतर को। तो दोस्तों, एक तरफ हमने लिखा हुआ है असहयोग आंदोलन, एक तरफ हमने लिखा हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1920 से 1922 के मध्य असहयोग आंदोलन शुरुआत होता है और 1930 से 1931 के मध्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या होती है, शुरुआत होती है। इन आंदोलनों की शुरुआत का मुद्दा क्या था, तो इसका प्रमुख मुद्दा क्या था, स्वराज प्राप्ति था। इसका असहयोग आंदोलन का प्रमुख मुद्दा स्वराज प्राप्ति था, वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख मुद्दा क्या था, पूर्ण स्वराज प्राप्ति। दोस्तों, एग्जाम में क्या करता है एग्जामिनर, जो दो भी पॉइंट होते हैं उनको मिसमैच करता है। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के पॉइंट को असहयोग आंदोलन के पॉइंट में अटैच कर देगा और असहयोग आंदोलन के पॉइंट को सविनय अवज्ञा आंदोलन के पॉइंट में अटैच कर देगा, जिससे क्या होता है, अधिकांशतः अभ्यर्थी क्या करते हैं, उत्तर को गलत कर देते हैं, जो कि ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, उनका आंसर गलत हो जाता है। तो हमने अभी दो पॉइंट देख लिया। प्रारंभ कब हुआ था, तो प्रारंभ हुआ था 1920 से 1922 के मध्य में, कौन, असहयोग आंदोलन। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 1930 से 1931 के बीच होता है। प्रमुख मुद्दा क्या था, तो असहयोग आंदोलन का प्रमुख मुद्दा स्वराज प्राप्ति था, वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख मुद्दा क्या था, पूर्ण स्वराज प्राप्ति। अब इनका तरीका क्या था, मतलब तरीका मतलब ये कौन सा माध्यम अपना रहे थे, तो इनका माध्यम क्या था, सरकार को सहयोग नहीं करना, अर्थात सरकार को असहयोग करना। वो कोई भी चीज़ चाह रहे थे अगर कि हमें सहयोग प्रदान किया जाए, तो ये क्या करते थे, असहयोग करते, मतलब हम उन्हें किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं करेंगे। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या था, कुछ कानूनों का क्या करना, उल्लंघन करना। क्या करना, कुछ कानूनों का उल्लंघन करना। अब इसमें किन की भागीदारी थी, मतलब कि एक तरफ हम देखेंगे असहयोग आंदोलन में किसकी भागीदारी थी और दूसरी तरफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन कौन भागीदार था। तो हम देखते हैं कि जो असहयोग आंदोलन है वहाँ पे छात्र एवं बुद्धिजीवी वर्ग शामिल था, मुस्लिम वर्ग की भी महत्वपूर्ण भागीदारी थी और मजदूर वर्ग की भी भागीदारी थी। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में यहाँ पे किसानों की भागीदारी थी, महिलाओं की भागीदारी थी, पूंजीपति वर्गों का समर्थन था और मजदूर वर्गों का समर्थन अपेक्षाकृत क्या था, कम था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो प्रमुख अंतर दिख रहा है वो मुस्लिम वर्ग की भागीदारी से संबंधित है। यहाँ पे मतलब कि असहयोग आंदोलन में मुस्लिम वर्ग ने भागीदारी निभाई थी, वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुस्लिम वर्गों की भागीदारी नहीं दिखाई दे रही। इसका प्रमुख कारण अगर आपको ध्यान होगा तो असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन के साथ प्रारंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन प्रमुख मुद्दा क्या था, तुर्की के खलीफा की गद्दी को पुनर्स्थापित करना। और खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने सहभागिता निभाई थी, नेतृत्व किया था आंदोलन का, जिसके कारण से गांधी जी के असहयोग आंदोलन में मुस्लिमों ने भागीदारी निभाई थी। लेकिन वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन में ऐसी कोई भी गतिविधियां संपादित नहीं की गई मुसलमानों को द्वारा। वहीं पे अगर आप देखेंगे असहयोग आंदोलन में किसानों ने भी बड़े पैमाने पर भागीदारी नहीं निभाई है, वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों ने बड़े पैमाने पर भागीदारी निभाई है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, पूंजीपति वर्गों की भागीदारी बढ़ी और मजदूर वर्गों की भागीदारी कम हुई है सविनय अवज्ञा आंदोलन में, जबकि असहयोग आंदोलन में मजदूर वर्गों की भागीदारी क्या थी, रही है। दूसरी तरफ अगर हम प्रभाव क्षेत्र देखते हैं तो असहयोग आंदोलन का जो प्रभाव क्षेत्र था भारत के कुछ ही हिस्सों तक सीमित था। क्या था, भारत के कुछ हिस्सों तक सीमित था। और वहीं पे अगर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो इसका व्यापक क्षेत्र पे असर था, मतलब कि भारत के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में इसका क्या था, प्रसार था। अब हम देखते हैं इसका समापन कैसे होता है, इन दोनों ही आंदोलनों की समाप्ति कैसे होती है। तो इनकी समाप्ति जो था, चौरी चौरा में एक घटना घटित होती है 1922 में। असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो उत्तर प्रदेश की चौरी चौरा में एक घटना घटित होती है जिससे गांधी जी आहत होते हैं और यह आंदोलन को वापस ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन दो चरणों में संपादित हुआ था। जब प्रथम चरण चल रहा था तो उस समय गांधी इरविन समझौता होता और उस गांधी इरविन समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण क्या होता है, समाप्त होता है।
और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं। लेकिन लंदन में बात नहीं बनती है तो गांधी जी पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। लेकिन इसका क्या होता है कि अब पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन की अपेक्षा इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में इतनी जन भागीदारी नहीं होती है। जन भागीदारी ज़्यादा नहीं दिखने के कारण क्या करते हैं, गांधी जी 1934 में इसका पूर्णतः समापन करके हरिजन उत्थान की ओर अग्रसर हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।